वेलकम स्टूडेंट्स। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल में स्टडी एट द उत्तराखंड में। एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसके साथ आपको कमिटमेंट किया था कि पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी हम आपके सामने लेकर आएंगे और कुछ क्लासेस में 25 से 30 क्लासेस में ये का संपूर्ण जो पर्यावरण परिस्थिति का कोर्स है डिटेल लेक्चर नोट्स और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ ये समाप्त किया जाएगा। ठीक है। और आज का जो हमारा ये टॉपिक रहेगा ये रहेगा संपूर्ण धारणी एवं सतत विकास पर। पर्यावरण परिस्थिति की पहले परिभाषा और उसको पहले समझेंगे पर्यावरण क्या होता है और फिर उसके बाद हम इसको धारणी सतत विकास को जाएंगे और अंत में आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न भी हैं। जैसे ही आपके सामने पर्यावरण किससे बनता है प्रश्न है, एग्जाम में आया हुआ है। सामान्यतः पर्यावरण को निम्न प्रकार में किस में वर्गीकृत किया जाता है, ये एग्जाम में आया हुआ है। ये प्रश्न बाद में करेंगे, पहले हमारा टारगेट रहेगा संपूर्ण अध्ययन की तरफ। ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं डिटेल लेक्चर के साथ, फिर महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। और ये करने से पहले मैं एक आपको बात कहना चाहता था, आपसे मैं शेयर करना चाहता था कि कुछ समय से क्लासेस कंटिन्यू नहीं हो पा रही थी। आई थिंक 4 to 5 डेज हो गए क्लासेस नहीं कर पा रहे थे, जिसका एक बहुत ही जेन्युइन कारण है। ठीक है। कुछ ऑफिशियल कमिटमेंट हैं हमारे, या आप खासकर मेरे कह सकते हैं, कुछ ऑफिशियल गवर्नमेंट ड्यूटीज़ हैं जिसके लिए मुझे कुछ समय के लिए बाहर जाना पड़ा था, तो ये कंटिन्यू नहीं हो पाया था। लेकिन अब क्लासें कंटिन्यू रहेंगी। जो हमारी हिस्ट्री की क्लास चल रही थी, हिस्ट्री की जो हमारी क्लास चल रही थी उसमें खाली एक लेक्चर बचा हुआ है, कला और संस्कृति, वो हम कंप्लीट कर लेंगे। और साथ ही साथ हमारा पॉलिटी और उत्तराखंड, ठीक है, ये साथ में साथ चल रहा है अभी करंटर में। ठीक है। तो बिना समय वेस्ट करते हुए फिलहाल हम पर्यावरण की तरफ समझते हैं। ठीक है। पर्यावरण क्या होता है, सबसे पहले हम पर्यावरण समझते हैं। पर्यावरण क्या होता है? पर्यावरण देखिए, जीवों के पर्यावास, जीव जहाँ पर रह रहे हैं, जिस पर्यावास में रह रहे हैं, चाहे कोई भी जीव हो, ठीक है, उनका जीवों के साथ अंतर संबंध एवं अभिक्रियाएं होती हैं। थोड़ा टिपिकल परिभाषा है लेकिन सिंपल बहुत कर देते हैं। देखो, सारे जीव जिस पर्यावरण में रहते हैं, पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़, जीव जंतु जो चारों ओर हमारे ओर हैं, ठीक है, इनका जो अंतर संबंध होता है उसे ही पर्यावरण कहा जाता है। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे एक लगा लीजिए, एक पेड़ है, ये पेड़ है और ये पेड़ है। इस पेड़ में ये भूमि के अंदर इसकी जड़ें हैं, ठीक है। अब भूमि के अंदर ये क्या है, मृदा ले रहा है, मृदा है, भूमि से नमी ले रहा है, पोषक तत्व ले रहा है, ठीक है। इसी भूमि के अंदर कवक, शैवाल आदि भी हैं। ये सारे क्या हो जाएंगे, अजैविक तत्व हो जाएंगे। ठीक है, अजैविक तत्व हो गए। इसी प्रकार अगर भूमि के बाहर जाते हैं तो सूर्य का प्रकाश ले रहा है ये, ठीक है, वायु से इसका प्रभावित हो रहा है, ठीक है। तो ये सारे किस चीज़ से प्रभावित, जैविक अजैविक सभी घटकों से प्रभावित हो रहा है। कवक, सवाल जैविक घटक हो गए, ये सब मृदा, नमी, ठीक है, ये सब अजैविक घटक हो गए, वायु, प्रकाश, ये सभी जरूरी है। तो ये जैविक और अजैविक घटकों का समूह होता है, ठीक है, और इनका जीवों के साथ अंतर संबंध होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अगर आप सिंपल में देखेंगे, पर्यावरण का अर्थ क्या होता है, परि प्लस आवरण शब्दों को जोड़ने पर पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति होती है, तथा पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ है जो आवरण हमें चारों ओर से घेरा हुआ है। ठीक है। अब कुछ अधिनियम की बात करते हैं। प्रोटोकॉल क्या कहता है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण किसी जीव के चारों ओर तरफ भौतिक एवं जैविक दशाएं और उनके साथ अंतर क्रिया को सम्मिलित करता है, जो मैं पहले आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है। अब इसको एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। ठीक है। अब ये चित्र है, उसको हम समझते हैं। ठीक है। जो चित्र है वो बेसिकली हमारा है पर्यावरण और उसकी अंतःक्रिया। ठीक है, कैसे अंतःक्रिया देख लेते हैं, हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, हमारा पर्यावरण कहाँ मौजूद है? पर्यावरण मान के चलिए ये मौजूद है। अब ये पर्यावरण जो मैंने बोला, हमारे चारों तरफ आपको जो दिख रहा है, जीव जंतु, वायु, प्रकाश जो दिख रहा है वो पर्यावरण है। ठीक है। तो पर्यावरण किस तरह का, आपको अपने ऊपर देखते हैं तो आपको वायुमंडल दिखता है, दिखता है नहीं दिखता? आप अपने जमीन पर देखते हैं तो स्थल मंडल दिखता है, ठीक है। कहीं कहीं आपको जल मंडल दिखेगा और कहीं कहीं जीव जंतु दिखेंगे, इसी के अंदर रहते हुए, इसी जल मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल के अंदर रहते हुए जीव मंडल देखेंगे। तो ये इन्हीं के समूह से बना हुआ है पर्यावरण। ठीक है। अब इनको अलग अलग भागों में बांटा गया। वायुमंडल में जैसे आपका हो गया, क्या आता है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आपने उस ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। जयमंडल में क्या आ गया, पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये जयमंडल में आ जाएंगे। ठीक है। जल मंडल में क्या आ जाएंगे, हिमनद, झील, नदी, सागर, जल मंडल में आ गए। स्थल मंडल में क्या कहा जाएंगे, जो आपको जिस जमीन पर आप खड़े हैं, चाहे वो पर्वत पे खड़े हैं, चाहे मैदान पे खड़े हैं, चाहे मरुस्थल पे खड़े हैं। तो ये एक पर्यावरण की दशा और उनकी अंतरक्रिया आपस में होती हैं। ठीक है। ये चित्र हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चित्र है। मेंस में आप इस प्रकार चित्र को अगर बना देते हैं तो आपके नंबर बहुत अच्छे हो जाते हैं। ठीक है। अब इससे आप आगे बढ़ जाते हैं। अब आपके सामने एक वर्ड आ रहा होगा,
पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है। समष्टि का मतलब पॉपुलेशन, ठीक है। अविभाज्य पॉपुलेशन का मतलब ये होता है कि इसमें एक दूसरे से हर चीज़ जुड़ी हुई है। अगर आप जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल, इनमें से किसी एक भी घटक को आप हटा देते हैं, अगर हटा देते हैं तो वो पर्यावरण किसी प्रकार से सक्सेसफुल या वो एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता, ठीक है। आप पर्यावरण से वायुमंडल हटा दीजिए, मान के चलिए वायुमंडल हटा दीजिए, सारा गैसेस समाप्त हो जाएंगी, तो पर्यावरण एग्जिस्ट करेगा? नहीं करेगा। आप जलमंडल हटा दिए, जल समाप्त तो सब कुछ समाप्त, जलीय जीव समाप्त, हमारा जीवन समाप्त, ठीक है। इस प्रकार से आप पर्यावरण से किसी चीज़ को हटा नहीं सकते, ठीक है। तो वो अविभाज्य समष्टि है, मतलब सारी पॉपुलेशन जो आपस में जुड़ी हुई है, जिसका कोई विभाजन नहीं किया जा सकता, ये कहना चाहता है, ठीक है। अब पर्यावरण के कितने घटक होते हैं? पर्यावरण के 3 संघटक होते हैं, भौतिक या अजैविक, ठीक है। जैसे स्थल, वायु, जल आदि मैं बता चुका हूँ। जैविक, पादप, जंतु, सूक्ष्म जीव, ये जैविक है, जिनमें जीवन होता है वो जैविक होते हैं। और एक बोला जाता है सांस्कृतिक, मानव निर्मित गतिविधियाँ, ठीक है। इसको सांस्कृतिक में कैलकुलेट किया जाता है, नई परिभाषा है, ठीक है। और अब हम इसको आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। पर्यावरण के हम कई सारे संघटक देखेंगे और उनका जो कारक भी देखेंगे, स्तर भी देखेंगे, विभिन्नता भी देखेंगे इस चित्र के माध्यम से, ठीक है। तो इस चित्र का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ समझते हैं। पहले मैंने आपको बताया पर्यावरण के संगठक, ये पर्यावरण है, पहले इसको समझिए, पर्यावरण के संगठक को समझिए, ठीक। मैंने बताया भौतिक, जो जिसे भौतिक या इसको अजैविक बोला जाता है। अजैविक संगठक वायु, जल, स्थल आदि हो गए आपके भौतिक संगठक। या अजैविक, जैविक संगठक में पादप, मनुष्य, जंतु, सूक्ष्म जीव आदि आ जाते हैं। और सांस्कृतिक घटक में जो हमारी मानव की गतिविधियाँ होती थी, ये तो हम संगठक समझ गए। अब अगर समझते हैं इसके महत्वपूर्ण कारक कौन से हैं, ठीक है। तो कारक को समझने के लिए पर्यावरण हम एक संसाधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है और नियंत्रक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। संसाधन जैसे जल का संसाधन है, पर्यावरण से हमें पेट्रोल, कोयला आदि प्राप्त होता है, जलाने की लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं, और इनके पत्तियों से विभिन्न प्रकार औषधि प्राप्त होती है, संसाधन हो गए सारे हमारे, ठीक है। और नियंत्रक के रूप में नियंत्रण कैसे करता है? ये पर्यावरण हमें कई प्रकार से नियंत्रित करता है। अनियंत्रित बाढ़ आने से, आप समझते हैं पेड़ पौधों का कितना योगदान है, ठीक है। बाढ़ हो गए, भूकंप हो गए, इन सब घटनाओं घटने से हमें रिलेटिव मदद करता है इन सब चीज़ों से, ठीक है। पर्यावरण हमें रोकता है, तो एक नियंत्रक के रूप में आगे ये हमें प्रभावित करता है, ठीक है। और स्तर, पर्यावरण के स्तर कौन से होते हैं? पर्यावरण के स्तर को 2 भागों में बांटा जाता है। एक बांटा जाता है लघु स्तर में और एक वृहत स्तर में। लघु स्तर में जीवाणु जैसे आपका बैक्टीरिया आदि हो गए, सूक्ष्म जीव हो गए, उनका पर्यावरण। एक वृक्ष पर्यावरण जो हमें बहुत दिखता है, लघु में आप अदृश्य कह सकते हो, जीवाणु बैक्टीरिया आदि हमें दिखते नहीं है, तो लघु पर्यावरण हो गया उनका, लेकिन उनका पर्यावरण एग्जिस्ट करता है। और एक पर्यावरण का वृहत वृहत पर्यावरण जो वृक्ष आदि का पर्यावरण हो गया, ठीक हो गया। अब इनकी विभिन्नता एक बार देख लेते हैं। इन विभिन्नता में देखो क्या क्या फर्क पड़ता है। पर्यावरण परिवर्तन किस लिए आता है? जलवायु परिवर्तन, मृदा प्रकार, स्थलाकृति में अंतर, ये सारे इसमें विभिन्नताएं होती हैं, ठीक है। तो ये चित्र आप समझ सकते हैं, पर्यावरण और उसकी संरचना का चित्र है। आप एग्जाम में इसको भी बना सकते हैं। तो ये थोड़ा सा हमारा प्रयास था आपको थोड़ा सा पर्यावरण से संबंधित चीज़ों को अवगत कराने का। अब हम चलते हैं प्रश्न की तरफ। फिर जैसे ये 2 या 3 प्रश्न हम करेंगे, फिर हम चले जाएंगे सतत विकास की तरफ, ठीक है। तो देखते हैं, पहला प्रश्न हमारे सामने यूपीएससी 2006 का प्रश्न है। पर्यावरण से क्या अभिप्राय है? पर्यावरण से क्या अभिप्राय है, तो समझते हैं। भूमि, जल, वायु, पौधे एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इसके चारों ओर अस्तित्व में है, क्या वो पर्यावरण कहलाती है, ठीक है। तो आप समझिए, दूसरा ऑप्शन है उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्तियों को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होता है, ठीक है। या दूसरा ऑप्शन भौतिक, जैविकीय, सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था जो अंतर संबंधित होते हैं, ठीक है। ये तीनों के तीनों ऑप्शन सही हैं। ये उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा, जिसके हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। देखिए, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु का समूह जो चारों ओर हमारे है, सामूहिक रूप से पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण अजैविक और अजैविक घटनाओं का संगठन आपस में अंतःक्रिया प्रदर्शित करते हैं या संपूर्ण प्रक्रिया तंत्र का संचालित होता है। तो ये सारे ऑप्शन ठीक हो जाएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और अगर हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने ये है, पर्यावरण किससे बनता है, ठीक है। तो जैविक घटकों से बिल्कुल ठीक है, जैविक घटकों से बिल्कुल बनता है, अजैविक घटकों से बिल्कुल बनता है, भू आकृतिक घटकों से ये भी बनता है। उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा, बीपीएससी का प्रश्न है, ठीक है। अजैविक घटकों को हम लोग कभी भौतिक घटक भी कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लोग देख लेते हैं। देखिए, इसके बारे में जानकारी हमने ऐड कर रखी, इसको आप आराम से पढ़ सकते हैं, हमारा आपके सामने नोट्स मिल जाते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे ये कहता है, सामान्यतः पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, निम्नलिखित में कौन सा एक इस वर्गीकरण का अंश नहीं है, ठीक है। तो क्या है?
भौतिक पर्यावरण जिसे हम अजैविक पर्यावरण कहते हैं, बिल्कुल अंश है। जैविक पर्यावरण ये भी हम जानते हैं। एक हमने ऐड किया था सांस्कृतिक पर्यावरण, ठीक है, मानव गतिविधियां, तो ये भी आपका इसमें ऐड हो जाएगा। लेकिन परिचालन, जो परिचालन होता है, ठीक है, ये नहीं होता है, ये नहीं माना जाता है इसके अंतर्गत, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं, अंश नहीं माना जाएगा, तो ऑप्शन ए हमारा ठीक हो जाएगा, ठीक है। ओके। और और इसके बारे में कुछ जानकारी ऐड करी हुई है, तो आप इसको डिटेल में, इसको पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में इसको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं धारणीय विकास या सतत विकास, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम समझते हैं और फिर इसके बाद इससे समझते हम प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो देखिए धारणीय विकास क्या होता है। धारणीय विकास बेसिकली एक ऐसी अवधारणा है, एक ऐसी अवधारणा है जिसके तहत हम अभी वर्तमान का जो डेवलपमेंट है, एक आप सिंपल भाषा में समझिए, डेवलपमेंट बिल्कुल चल रहा है, ठीक है। अब आप देखिए जहाँ विकास होता है वहाँ पर पर्यावरण का कुछ ना कुछ नुकसान तो होता ही है। चाहे आप ज़मीन में आप डिगिंग करेंगे तो ज़मीन का जो नेचुरल तंत्र है वो बिगड़ता है। पेड़ पौधे निश्चित कटेंगे अगर आप विकास करेंगे, आप फैक्ट्री लगाएंगे, रोड डेवलपमेंट करेंगे, बिजली आदि, जल बांध आदि बनाएंगे, तो निश्चित रूप से पेड़ पौधों का भी उसमें विनाश होता है, ठीक है। तो एक कहीं ना कहीं पर्यावरण का नुकसान होता है। लेकिन और प्राकृतिक संसाधनों का हम उपयोग करते करते जब हम दोहन को इस लेवल तक पहुंचा देते हैं कि वो एक समझ लें कि जर्जर मरुस्थल वाली हालत हो जाती है। कई हमारे मानवीय गतिविधियों से ऐसे स्थान भी बन गए जहां पर वर्तमान में मरुस्थल जैसी स्थिति भी आ गई है, जहां पर आप कुछ भी नहीं किया जा सकता, वो बंजर हो चुका है इलाका, ठीक है। तो ऐसा हमें, ऐसे विकास का हमें क्या फ़ायदा, ठीक है। ऐसे विकास का हमें क्या फ़ायदा जो हमारे भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में ना रखे। तो सतत विकास वो है कि विकास आप करिए, विकास विकास भी करिए, ठीक है, डेवलपमेंट भी करिए, प्लस भविष्य के लिए सुरक्षित भी रखिए, भविष्य के लिए सुरक्षित भी रखिए, और पर्यावरण का भी ध्यान रखिए, ठीक है। पर्यावरण का भी कम से कम नुकसान हो, इससे ही विकास, इस प्रकार के सतत, इस विकास को सतत विकास या धारणीय विकास कहा जाता है, ठीक है। अब इससे संबंधित कुछ परिभाषा देख लेते हैं, हमारे सामने ये रहे, ठीक है। समझते हैं क्या कहा गया। धारणीय विकास वह अवधारणा है जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकता तथा भविष्य की आवश्यकता का भी ध्यान रखा जाता है। और अधिक हम डिटेल में जाएंगे तो धारणीय विकास प्राकृतिक संसाधनों को उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है, कि आगे वाली पीढ़ी के लिए हम क्या छोड़ के जा रहे हैं, क्या बना के जा रहे हैं, नहीं, क्या छोड़ के जा रहे हैं, कि वो उन संसाधनों का उपयोग कर कर क्या करेंगे। तो इसके लिए हमारे पूरे वर्ल्ड लेवल पर चिंतन किया गया। तो सर्वप्रथम इस शब्द की जो व्याख्या की गई 1887 में वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंटल एंड डेवलपमेंट, WCED रिपोर्ट अवर कॉमन फ्यूचर में की थी। फिर 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन में घोषित एजेंडा 21, जिसे हम आगे पढ़ेंगे, जिसे रियो घोषणा भी कहा जाता है, इसका पूर्ण समर्थन व्यक्त किया गया था, ठीक है। और उसके बाद 2002 में जोहान्सबर्ग में भी इस प्रकार के सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य मुद्दा सतत विकास था। तो हमारा विश्व भी, हमारा सारे देश भी इस प्रति चिंतित हैं कि विकास ऐसे लेवल पर ना पहुंच जाए कि हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ भी ना बचे। ये बड़ा कॉमन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अवर कॉमन फ्यूचर 1987 प्रकाशित पत्रिका रिपोर्ट अवर कॉमन फ्यूचर, जिसे बर्टलैंड कमीशन रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये सतत विकास संबंधी पहली रिपोर्ट मानी जाती है, बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। और इसके साथ साथ हम सारी चीज़ें इसको समझ लिया, सतत विकास ये है। तो इस संबंधित हम रिपोर्टों को फिर से पढ़ेंगे, ठीक है। और इससे संबंधित जैसे मॉनिटर रिपोर्टर ओजोन से संबंधित है गया, पृथ्वी सम्मेलन हो गया, ये सब हम धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे जैसे हम एग्जाम में आता जाएगा, मतलब क्वेश्चन में बनते जाएंगे, ठीक है। तो अब इनसे संबंधित हम क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। और सॉल्व करके हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक ये चित्र है, ये चित्र हमें प्रदर्शित करता है कि टिकाऊ विकास के लिए आवश्यक सूचनाएं, ठीक है, कौन कौन सी होती हैं, ये हम आराम से पढ़ सकते हैं। पर्यावरण से संबंधित सूचनाएं, जैविक अधिवास से संबंधित, प्राकृतिक संसाधन संबंधित, पर्यावरण के आधारभूत कारकों संबंधित, और वर्तमान पर्यावरण की स्थिति, ये सारी क्रियाकलाप है, सूचनाएं है। और मनुष्य वन के क्रियाकलापों संबंधित सूचनाएं, जनसंख्या वृद्धि दर पे कंट्रोल करना होता है, जनसंख्या आकार क्या है वो समझना होता है। अगर सतत विकास के आप करने चाह रहे हो, सतत विकास की तरफ आगे बढ़ो, तो इन सारे फैक्टरों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जनसंख्या वृद्धि दर, जनसंख्या आकार, संसाधनों की कितनी उपलब्धता है, गैर अनिवार्य संरचनात्मक सुविधाएं, मतलब आप फैक्ट्रियाँ बनाए जा रहे हो, मतलब उनका कोई उपयोग नहीं है। इन फ्यूचर में वो एक समझ लीजिए कि सीमेंट के घर बन के रह जाएंगे, सीमेंट का पर्यावरण बन के रह जाएगा, ठीक है। औसत जीवन स्तर तथा प्रति व्यक्ति आय, कितनी हमारी प्रति व्यक्ति आय, जीवन स्तर हमारा कैसा है, ठीक है। और तकनीकी टेक्नोलॉजी हम कितना इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर कर हम पर्यावरण को भी बचा सकते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं, ठीक है। तो ये पिक्चर जरूरी थी तो हमने ले लिया इसको, ठीक है। और अब हम चलेंगे सीधा प्रश्नों की तरफ, ठीक है।
तो ये जो पहला प्रश्न है, ये यूपीएससी प्री 2019 का प्रश्न है, ठीक है। 2019 यूपीएससी प्री में ये प्रश्न पूछा गया है और सतत विकास संबंधी ये कथन और कारण है। तो देखते हैं क्या कहता है। कथन ये है, सतत विकास मानव समाज की कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है। ये कथन तो झूठा हो ही नहीं सकता, बिल्कुल सही है, ठीक है। इसका कारण क्या है? सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की जरूरत पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान की आवश्यकता को पूरी करे, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। अतः कथन एवं कारण दोनों सही है और कारण एक ही कथन की पूरी तरह से व्याख्या करता है, तो ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा, ठीक है। ओके, इसके संबंधित आप जानकारी भी पढ़ सकते हैं। देखिए, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसके बारे में हमने जस्ट अभी पता किया, बर्टलैंड कमीशन के बारे में बात करी थी। 1987 में संपूर्ण राष्ट्र में पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन की प्रस्तुति के उपरांत धारणीय विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये तीन आपको वर्ड मिलेंगे, धारणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत विकास, ये एक ही बात है। वह प्रतिवेदन क्या था? तो अभी जस्ट हम पढ़ के हटे हैं, जिसमें अब बर्टलैंड कमीशन की रिपोर्ट भी अब कहा जाता है, जिसे कहा जाता है अवर कॉमन फ्यूचर। ठीक हो गया, ये क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। ये इस बारे में पूरी जानकारी है जो अभी हम पढ़ चुके हैं। आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से जानकारी पढ़ना चाहते हैं तो आपको ये पूरा पीडीएफ फॉर्म में मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 हम देख लेते हैं। निम्नलिखित घटना को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। तो कब कब हुआ था? रियो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में घटित किया गया था, ये मीटिंग आयोजित की गई 1992। बर्टलैंड कमीशन अभी मैंने बताया आपको 1987 में पहला रिपोर्ट थी सतत विकास से संबंधित। मॉनिटरी प्रोटोकॉल का प्रवर्तन जब किया गया, ये 1989 की घटना है। कनाडा में जगह है मॉनिटर ओजोन से संबंधित इस प्रकार का किया गया था। और एक था सम्मेलन 1972 में, इसका था द लिमिट टू द ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन 1972 में किया गया था, ठीक है। तो इस प्रकार अगर हम रिपोर्टों को क्रम में लगाना चाहेंगे तो जो चौथे नंबर की रिपोर्ट है वो सर्वप्रथम आ जाएगी, ठीक है। ये चौथा नंबर पहले नंबर पे आ जाएगा, ठीक, ये फर्स्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद जो प्रकाशन किया गया था वो प्रकाशन किया गया था बर्टन कमीशन का, आयोग का रिपोर्ट प्रकाशित की गई। तीसरा मॉनिटर प्रोटोकॉल प्रवर्तन और चौथा रियो पृथ्वी सम्मेलन। तो इस प्रकार हमारा आंसर बी ठीक हो जाएगा, ठीक है। ओके, ये घटना का आपको कालक्रम यहाँ व्यवस्थित करके दिया हुआ है, आप आराम से इसको देख सकते हैं, ठीक है। और चौथे प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ जाते हैं। धारणीय विकास, जिसे हम सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय, एक बहुत ही संवेदनशील विषय है, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अंतर पीढ़ीगत, जो मतलब हमारे आने वाली पीढ़ियां हैं, तो ये किस संबंधित विषय है? तो ये हो जाएगा आपका प्राकृतिक संसाधनों के संबंधित विषय है, कि हमें प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किस प्रकार करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, और ये आज का अंतिम प्रश्न होगा। इसी प्रश्न के साथ आज की क्लास हम क्लोज करेंगे और फिर उसके बाद हम देखेंगे कार्बन चक्र, जल चक्र, ठीक है, और एजेंडा 21, वायुमंडल, पारिस्थितिकी तंत्र, ये धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हुए जाएंगे। महत्वपूर्ण नोट्स, साथ में डिटेल लेक्चर और महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं या अन्य एग्जाम में आने की संभावना है। तो अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं। सतत विकास के लिए क्या आवश्यक है, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जैव विविधता का संरक्षण, जो हमारे जीव जंतु पर्यावरण का संरक्षण जरूरी है। ये इससे बड़ा तो कुछ आज की डेट में है नहीं। प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण और निर्धनता को घटाना भी जरूरी है, ठीक है। सिर्फ हम पर्यावरण देखते जाएंगे, विकास नहीं करेंगे, तो हमारी जो आधे से ज़्यादा गरीब जनता है, 66% जो गरीब जनता है, वो क्या खाएगी? अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो उसके लिए विकास तो जरूरी है, उनका डेवलपमेंट जरूरी है, ठीक है, लेकिन पर्यावरण का ध्यान भी रखना जरूरी है। तो ये सभी के सभी कारक महत्वपूर्ण हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी हमारा ठीक हो जाएगा। यूपी लोअर सबार्डिनेट 2004 का प्रश्न है, ठीक है। तो ये था हमारा डिटेल लेक्चर प्लस प्रश्न,